नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, चुनावी दंगल के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आरक्षण की। एससी एसटी को आरक्षण जो सीट में दिया जाता है उसको लेकर के। देखिए, चुनाव हो और आरक्षण की बात ना हो, भारतीय राजनीति में ऐसा कहाँ ही होता है। मतलब चुनाव होगा तो आरक्षण की बात तो की ही जाएगी। भारतीय राजनीति का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है ये। अब देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग पक्ष भी हैं। एक पक्ष का मानना होता है कि आरक्षण बहुत दे लिया, अब आरक्षण नहीं होना चाहिए। दूसरे पक्ष का मानना होता है कि देखिए, आरक्षण जिस उद्देश्य के लिए दिया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति आज भी नहीं हुआ है, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अच्छा, यहां पर जो हम आरक्षण को लेकर के बात करने वाले हैं, एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, यानी कि ये आरक्षण की जो अभी हम बात करने वाले हैं वो नौकरियों में, नामांकन में, पदोन्नति में, इस आरक्षण की बात नहीं करेंगे। हम इस आरक्षण की बात करेंगे कि एससी एसटी समाज का जो जनप्रतिनिधि बनकर के यदि वो आते हैं तो लोकसभाओं में, विधानसभाओं में देखा गया है कि उनकी सहभागिता कम रहती है। तो वो भी जनप्रतिनिधि बन सके, राजनीति में अपना योगदान दे सके, अपने समाज के मुद्दों को उठा सके, इसके लिए उन्हें आरक्षण की व्यवस्था शुरुआत से ही, जब हमने संविधान को अंगीकृत किया, आत्मसमर्पित किया, हमारे संविधान निर्माताओं ने ही इस तरह की व्यवस्था की थी, उस वक्त से ये बना चला आ रहा है। देखेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ता रहा। उससे पहले समझ लीजिए, आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। और अभी जान रहे हैं कि गर्मी बहुत तेज है, 50 डिग्री तक सेल्सियस जा रहा है टेम्परेचर। और इस गर्मी में संस्कृति आईएएस ने आपके लिए एक राहत भरी खबर लाई है। और ये खबर ये है कि विभिन्न कोर्सेज पर, जो कि यूपीएससी के कोर्स हैं, विभिन्न पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज हैं, इस पर 50 से 75% तक का ऑफ दिया जा रहा है। 1 से 5 जून तक ये वैलिड रहेगा। तो इससे पहले आपको नामांकन करा लेना है यदि इन कोर्सेज पर आप नामांकन कराना चाहते हैं। ये जो है आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर दिया जाएगा, लाइव कोर्सेज पर, पेन ड्राइव कोर्सेज पर दिया जाएगा, डीएलपी कोर्सेज पर भी मिलेगा। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसमें भी मिलेगा 50 से 75% तक का ऑफ। बहुत अच्छा ऑफ होता है। तो यदि आप में से बहुत सारे छात्रों का होता है कि हम वंचित समुदाय से आते हैं, हमारी घर की माली हालात बहुत बेहतर नहीं हैं, अगर कुछ शुल्क में छूट मिल जाए तो बेहतर होगा, हम भी अपने सपनों को पंख लगा करके एक नई उड़ान तक पहुंच सकते हैं, तो ये आपके लिए ही है। तो इस ऑफर का यथाशीघ्र लाभ उठाइए। अब इसके लिए करना क्या है, आपको संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे जाइए, sanskritIAS.com, और वहां जाके कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, कॉल करना है उस नंबर पे, कॉलिंग टीम से बात करनी है, सभी जानकारी बहुत तसल्ली से ले लेना है, सब बातें समझ लेना है, फिर अपने मन मुताबिक के कोर्स में नामांकन करा लेना है और जल्दी से जल्दी अध्ययन अध्यापन शुरू कर देना है, ताकि जल्दी से जल्दी आप कलेक्टर साहब बन सके, बाबू बन सके, ऑफिसर बन सके, और फिर अगली बार जो चुनाव होगा आप चुनाव में करा सके, रिटर्निंग ऑफिसर बन सके आप। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। एससी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण की बात की गई। देखिए, वर्ष 2019 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से लाकर के लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण वर्ष 2030 तक बढ़ा दिया गया था। अब ये 2030 तक क्यों बढ़ा दिया गया था? क्योंकि इसकी अवधि 2020 में खत्म हो रही थी, उस पर हम बात कर लेंगे। देखिए, जब मैंने कहा कि संविधान निर्माता, हमारे संविधान बनाने वाले पूर्वज थे, उन्होंने इस बात को देखा कि समाज में विसंगतियां हैं, समाज का एक वर्ग है जो कि, देखिए, अब आरक्षण तो देना ही था क्योंकि समाज के कुछ वर्ग पिछड़े हुए थे, तो यह देखा गया कि आरक्षण किस आधार पर दिया जाए। विभिन्न तरह के आरक्षण, चाहे वो नौकरियों की बात करेंगे, आप पदोन्नति की बात करेंगे, आप स्कूल कॉलेज में नामांकन की बात करेंगे, यहाँ सीटों की बात करेंगे, लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव में, तो ये तय किया गया कि आरक्षण किस आधार पर दिया जाए। तो भारतीय समाज की एक विशेषता के तौर पर जाति को माना जाता है। यह देखा गया कि एक बड़ा वर्ग जो है जाति के आधार पर विभक्त बना हुआ है, जाति के आधार पर ही आर्थिक विसंगतियां देखी गई, जाति के आधार पर ही सामाजिक हालात देखे गए, जाति के आधार पर ही शैक्षणिक विसंगतियां देखी गई। तो जाति को एक आधार बना लिया, एक बेस बना लिया, ठीक है। और उसमें भी देखा गया कि एससी एसटी कम्युनिटी जो है, इनका प्रतिनिधित्व हर जगह कम है। ये कॉलेज में भी कम पढ़ने जा रहे हैं, इनका नौकरी पेशा में भी ये नहीं जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पदोन्नति भी नहीं होगा, और ये राजनीति में भी नहीं आ रहे हैं। अब जब राजनीति में नहीं आएंगे, खुद से अपने लिए नियम कानून नहीं बनाएंगे, कायदे कानून फिक्स नहीं करेंगे, अपनी समाज के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो फिर इनकी स्थिति कैसे बदलेगी? वर्षों तक एक समाज जो आगे जा रहा है वो आगे चला जाता रहेगा और ये वंचित रह जाएंगे। तो क्या होगा, एक खाई बन जाएगा भारतीय समाज के बीच में। इस खाई को पाटना था हमारे संविधान निर्माताओं को, और इसके लिए जिस शब्द का निजात किया गया वह शब्द था
आरक्षण, रिजर्वेशन। इसीलिए रिजर्वेशन जरूरी हो जाता है। और रिजर्वेशन की जो परिकल्पना की गई वह आर्थिक आधार पर उस समय नहीं किया गया, वह शैक्षणिक और सामाजिक आधार को ध्यान में रख करके किया गया। आर्थिक आधार पर बाद में हुआ, मंडल कमीशन वगैरह आया 90 के दशक में, फिर ओबीसीज को आरक्षण मिला, वह आर्थिक आधार पर आप कह सकते हैं, हालांकि पिछड़े वर्ग ही था लेकिन उसमें क्रीमी लेयर लाया गया, तो आप कह सकते हैं कि आर्थिक आधार उसमें शामिल किया गया। और फिर बाद में 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया, जो कि पूरी तरह से आर्थिक आधार पर किया गया। इसमें भी क्रीमी लेयर तय किया गया। तो चलिए यहां पर जो हम बात करेंगे वह राजनीति में SC ST समुदाय को आरक्षण की बात की गई। मैंने पहले कहा 104वां संविधान संशोधन करके 10 साल तक के लिए फिर से बढ़ा दिया गया, 2030 तक अब ये चला गया है। संविधान सभा ने वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के प्रारंभ से 10 वर्षों की अवधि के लिए SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये 10 वर्ष के लिए किया गया था। उस समय जब 1950 में हमने संविधान को अडॉप्ट किया तो ये तय किया गया कि 1960 तक, ये 10 वर्ष तक SC ST जो कम्युनिटी है इन्हें आरक्षण दिया जाएगा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सीट में। लेकिन समय के साथ ये चीजें जो है बढ़ा दिया गया, जब भी 10 साल पुरने वाला होता है फिर 10 साल बढ़ा दिया गया, और तब से अब तक बढ़ता ही आ गया। जैसे कि एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको, 106वां संविधान संशोधन हुआ, महिलाओं को सीट में ही, राजनीति में, लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 रिजर्व सीट कर दिया गया, यानी कि 33% सीट का आरक्षण दिया गया। आपको पता है परिसीमन 2026 में होगा, उसके बाद ये लागू किया जाएगा, यानी कि अभी जो 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में चल रहा है इसमें ये लागू नहीं किया गया है। 2026 के बाद परिसीमन, उसके बाद जो लोकसभा चुनाव आएगा यानी कि 2029 का, तब से ये चालू होगा। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, यह भी जो दिया गया है ना, यह केवल 15 सालों के लिए दिया गया है। लेकिन अभी तो 15 साल कहा गया है, लेकिन आगे चल के संभव है कि जिस तरह से ये 10-10 साल बढ़ता गया, संभव है ये भी बढ़ता जाए। मामला समझ में आ रहा है? तो जैसे ये अभी एकदम नन्हा पौधा है, ठीक ऐसे 1950 में ये आरक्षण नन्हा पौधा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार होता चला गया। ठीक है, इसे समय समय पर विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से बढ़ाया गया। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने से पहले लोकसभा और विधानसभाओं में SC ST के लिए सीटों का जो आरक्षण था वह 25 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 10 साल और बढ़ा दिया, तो अब ये 2030 तक मसला चला गया है। संवैधानिक प्रावधान क्या है इसको समझिए। संविधान का अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था। संविधान का अनुच्छेद 332 कहता है विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। तो यह जो है लोकसभा की बात करता है या विधानसभा की बात करता है। संविधान का अनुच्छेद 334A भी कुछ कहना चाहता है, वह कह रहा है कि SC ST के लिए आरक्षण की अवधि को बढ़ाने का प्रावधान। समझ गए? 10 साल के लिए था, फिर 10 साल बढ़ा दिए, फिर 10 साल बढ़ा लिए। हमें लग रहा है कि हमारा जो वांछित लक्ष्य था, हम जो चाह रहे थे कि यह समाज आगे आए, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर इसकी स्थिति बदले, या हम जो चाह रहे थे राजनीति में इनकी सहभागिता बढ़े, हम अभी भी देख रहे हैं कि वह टारगेट अचीव नहीं हुआ है। इसीलिए हमारा जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। मसला समझ में आ गया? कितनी सीट आरक्षित हैं जरा देख लेते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में 84 सीट आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में 47 सीट आरक्षित किया गया है। राज्य विधानसभाओं में कुल 4120 सीट अनुसूचित जातियों के लिए, जिसमें यहां पर समझ लीजिए 614 सीट, और अनुसूचित जनजातियों के लिए यहां पर देखेंगे तो आप 554 सीट। अच्छा, एक चीज आपको देखने को मिला होगा, आपके यहाँ लोकसभा चुनाव होगा, अगर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं या जिस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव होगा, आप देखते होंगे आपके पापा मम्मी सब कहते होंगे, दादाजी, कि इस बार ये सीट जो है आरक्षित है। कहने का मतलब है वहां कोई SC ST कम्युनिटी से ही उम्मीदवार, जो भी पार्टी वहां किसी को भी टिकट देगी तो देखेगी कि उनके पार्टी में SC ST कम्युनिटी से कौन आते हैं, उसी को टिकट दिया जाएगा। ये आपने सुना होगा व्यवहारिक रूप से, हाँ या ना कमेंट बॉक्स में बताइए। आरक्षण के पक्ष में तर्क जो दिया गया, देखिए कहा गया कि ये ऐतिहासिक अन्याय से कहा गया, इनके साथ सामाजिक भेदभाव जो वर्षों तक हुआ तो ऐतिहासिक अन्याय से कहा जाता है। इसी को पाटने के लिए इस तरह की व्यवस्था किया गया ताकि इन्हें अवसर मिल सके, और प्रतिस्पर्धा के दौर में जो ये पीछे हो गए हैं तो इनको थोड़ा सा लाभ मिल सके, और निश्चित तौर पर फिर समावेशिता का जो माहौल है
एक समावेशी समाज बनाने की हमारी जो परिकल्पना है वह पूरा हो सके। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करना है और अन्य वर्गों के समान स्तर पर इन्हें लाना है, समावेशी समाज बनाना है। आरक्षण के विपक्ष में क्या तर्क दिया जाता है? देखिए, आरक्षण के विपक्ष में एक बड़ा तर्क जो है कि 10 साल के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया था कि भैया चलो 1950 से 1960 तक आपको दे देंगे, आपकी जो है सहभागिता बढ़ जाएगी राजनीति में। लेकिन हुआ क्या? आरक्षण का राजनीतिकरण हो गया। यानी कि हर बार जो है राजनेता, कोई भी पार्टी इस बात से डरती है, आरक्षण बेहद संवेदनशील मुद्दा हो गया है। कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी आरक्षण को टच नहीं करना चाहती है। ये जानती है कि इतना संवेदनशील मुद्दा है कि हम सत्ता से सीधे बाहर हो जाएंगे। तो आरक्षण जैसे मुद्दों का राजनीतिकरण हुआ और हर 10 साल फिर ये बढ़ाते चले गए। कोई पार्टी, कोई सरकार आके ये नहीं सोचती है कि हम इसको जरा रिव्यू कर लें। और ये आरक्षण हर जगह का हालत है, चाहे वो सीटों के आधार पर लोकसभा विधानसभा में दे वहां भी, कॉलेज में स्कूल में नामांकन के लिए वहां भी, जहां नौकरी मिलेगा वहां भी, पदोन्नति होगा तो वहां भी, हर जगह आरक्षण का रिव्यू करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जबकि इसकी डिमांड तो है ही। समय के साथ 75 साल 77 साल हो गए अब हमें आज़ाद हुए, अब तो हमें रिव्यू करना चाहिए, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इससे डरती है और सबको लगता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो भैया इससे थोड़ा सा दूर रहो, नहीं तो सत्ता से एक बार चले गए तो फिर कभी दिखाई पड़ेंगे नहीं। आरक्षण के बार बार विस्तार से मतदाताओं की उम्मीदवारी के चयन से वंचित कर दिया है और उन्हें स्वतंत्र रूप से वोट डालने में भी असमर्थ बनाया है। क्योंकि मैंने कहा ना, सीट रिजर्व हो जाता है तो वो व्यक्ति जो है एक ही कम्युनिटी से आएंगे तो मतदाता किन्हीं और को देना चाहते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। अनुच्छेद 14 के तहत समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 जो है वो फंडामेंटल राइट है। हमारे संविधान के भाग 3 में इसकी व्यवस्था की गई है। फंडामेंटल राइट को 6 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो 14 से 18 है वह समता का अधिकार की बात करता है और समता के अधिकार की बात करता है विधि के समक्ष सभी समान होगा। जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 कहता है। 14 की स्थिति है विधि के समक्ष सभी समान। तो ये बात जो समता के अधिकार की बात किया गया है पहला भाग, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर फिर इसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है बाकी लोगों के हिसाब से अगर देखेंगे। ठीक है, संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होता है। अन्य समुदायों को इन आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि जो भी व्यक्ति जहां से भी इलेक्शन लड़ना चाहे उसे लड़ने दिया जाना चाहिए। लेकिन जब सीटें आरक्षित हो जाती है तो कह दिया जाता है कि भैया आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, नहीं आप यहाँ इस सीट पे नहीं कर लड़ सकते चुनाव, क्योंकि इस बार का ये सीट जो है वह एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व हो गया है। इस बार का ये सीट जो है एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व हो गया है, इतने वर्षों के लिए रिजर्व हो गया है। तो फिर आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं, आप ओबीसी से आते हैं, तो आप इलेक्शन यहां से नहीं लड़ सकते। तो यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है संविधान के तहत। तो ये बातें की गई है। लेकिन देखिए, घूम फिर के डिबेट वहीं आता है कि समाज में चूंकि ये वंचित समुदाय से आते हैं, विकास के क्रम में कहीं ये पिछड़ गए हैं ये समुदाय, इसीलिए इन्हें आगे लाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं सकारात्मक व्यवस्था किया गया, एक उपाय किया गया आरक्षण। तो जब तक थोड़ी सी सुधार ना आ जाए तब तक इसे जारी रहना चाहिए। मैंने तब भी कहा था कि इसका आधार आर्थिक से ज्यादा होकर के सामाजिक और शैक्षणिक था। तो जब तक सामाजिक माहौल नहीं बदल जाता है, ताना बाना नहीं बदल जाता है, तब तक ये चीजें जो है कुछ हद तक जारी रहनी चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को इससे समस्या तो होगा ही, जैसे कहते हैं कि दाग अच्छे हैं, तो इस तरह से कुल मिलाकर के देखेंगे तो अंततः आरक्षण अच्छे हैं। ठीक है, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आरक्षण एक ज्वलंत मुद्दा निश्चित तौर पर है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के समक्ष भी देखते होंगे कि यह बहुत हॉट टॉपिक होता है। सरकारें तो एकदम बात करने से बचती ही है इस बात को लेकर के। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। क्या आप भी सोचते हैं कि ये जो 10 साल के लिए दिया गया था 1950 में कि 1960 में मामला खत्म हो जाएगा आरक्षण का, तो आप भी सोचते हैं 1960 में खत्म हो जाना चाहिए था, या बार बार इसे बढ़ाना सही है या बार बार बढ़ाना गलत है? क्या वर्तमान सरकार को आरक्षण पर रिव्यू करना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।